विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आज का हमारा जो पाठ है विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पाठ नंबर 11। इससे पहले हमने 10 पाठ पढ़ लिए हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हमारे जो पिछला पाठ था परिवहन एवं संचार यानी तृतीय क्रियाकलाप में ही सम्मिलित किया जाता है। ये व्यापार क्या होता है, अगर हम देखें कि व्यापार क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, वस्तुओं व सेवाओं के क्रय और विक्रय को क्या कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है। यानी हम किसी प्रकार की वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसको क्या कह सकते हैं, हम व्यापार कह सकते हैं। यह कौन सी क्रियाकलाप में सम्मिलित होगा, हमारे तृतीय क्रियाकलाप में सम्मिलित किया जाएगा। व्यापार की शुरुआत कैसे हुई, हम सामान्य तौर पे देखें कि व्यापार की शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो व्यापार की शुरुआत एक दूसरे की आवश्यकताओं से हुई, यानी एक व्यक्ति या एक देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, चाहे वो एक देश हो या एक व्यक्ति हो। इसलिए वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे व्यक्तियों से किसी प्रकार की वस्तुएं लेता है और उन व्यक्तियों को भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, इसलिए वह उनको वो वस्तु निर्यात करता है। इस वजह से व्यापार हमारे सामने आए, ट्रेड सामने आया, बाजार हमारे सामने है। व्यापार के 2 स्तर है, कितने हैं, 2 स्तर है व्यापार के, कितने, 2 स्तर। पहला स्तर है राष्ट्रीय व्यापार, कौन सा, राष्ट्रीय व्यापार। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार को आंतरिक व्यापार भी कह सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विदेशी या बाह्य व्यापार भी कह सकते हैं हम। अब हम देखें राष्ट्रीय व्यापार क्या है। देश के अंदर ही किया जाने वाला व्यापार क्या है, राष्ट्रीय व्यापार है। यानी कि एक देश की आंतरिक सीमाओं के अंदर किया जाने वाला व्यापार ही क्या है, राष्ट्रीय व्यापार है, आंतरिक व्यापार है। जैसे कि राजस्थान से गुजरात किसी वस्तु का निर्यात या आयात किया जाता है तो वह क्या है, राष्ट्रीय व्यापार है, यानी वह भारत के आंतरिक सीमाओं के अंतर्गत है। इस वजह से वह क्या है, राष्ट्रीय व्यापार है। और अगर हम देश की सीमाओं के बाहर व्यापार करें तो वह कौन सा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। एक या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। एक देश से तो हो नहीं सकता, एक देश से तो क्या होगा, राष्ट्रीय व्यापार होगा। इस देश की सीमाओं के अंदर अगर ये व्यापार करेगा तो ये तो राष्ट्रीय होगा और दूसरे देश से व्यापार करेगा तो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। ये यानी अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहा है या एक से अधिक देशों के साथ ये व्यापार करता है तब भी क्या होगा, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। यानी 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार है। इसी प्रकार से हम इसे देख सकते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, आयात और निर्यात। आयात का मतलब होता है किसी वस्तु को लेना, यानी किसी वस्तु का आयात करना। जैसे कि भारत है, भारत क्या है, उष्णकटिबंधीय देश
है। तो हमारे यहाँ पर कृषि से संबंधित वस्तुएं जैसे मसाल, रबड़, कहवा, दूध आदि वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। वनों से संबंधित पेड़ पौधे अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन से उष्णकटिबंधीय पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर रबड़, कहवा, इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है। तो हम क्या करेंगे, इन वस्तुओं का निर्यात करेंगे और जो शीत प्रदेश है, शीतोष्ण प्रदेश है, उनमें ऊन से संबंधित कृषि कार्य अधिक होंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊन आयात करेंगे या उनसे संबंधित वस्तुएं आयात करेंगे वहां से, जैसे सेब हो गए। इस प्रकार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, अधिकतर जहाँ पर शीत प्रदेश होते हैं उन क्षेत्रों में होते हैं। इस वजह से हर देश के भौगोलिक स्वरूप अलग अलग प्रकार का होता है, तो वहाँ की भौगोलिक दशाएं भी अलग होती है। इस वजह से वहाँ की वनस्पति भी, जलवायु भी अलग होती है। तो जिस वस्तु का हमारे पास या तो उत्पादन नहीं होता या अधिक मात्रा में या अधिक पैसों में वह वस्तु हमें मिलती है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से अगर सस्ती मिल रही है और हमारे देश में उत्पादित ही नहीं हो रही है तो आयात करेंगे, और अधिक उत्पादित हो रही है तो हम क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। जैसे भारत में कितने मसाले निर्यात किए जाते हैं, जैसे हल्दी, मिर्ची और अनेक प्रकार के मसाले क्या किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं भारत से। और भारत में अनेक प्रकार की वस्तुएं आयात की जाती है जो भारत में उपलब्ध नहीं होती है, जैसे मशीनरी। तो ये आयात और निर्यात, या आयात का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदना और निर्यात का मतलब बेचना। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे कहेंगे हम, दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। और एक देश के अंदर ही किया जाने वाला व्यापार क्या है, देश की आंतरिक सीमाओं के अंदर किया जाने वाला व्यापार क्या है, राष्ट्रीय व्यापार है। विदेशी व्यापार को हम दो प्रकार से देख सकते हैं, द्विपार्श्विक व्यापार या द्विपक्षीय व्यापार, बहुपार्श्विक व्यापार या बहुपक्षीय व्यापार हम बोल सकते हैं। बहुपक्षीय व्यापार या द्विपक्षीय व्यापार भी हम बोल देते हैं। और द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, अंतर क्या है इनमें। तो हम इसी के माध्यम से देखते हैं, यानी दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या है, द्विपार्श्विक व्यापार है। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार द्विपार्श्विक व्यापार है। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या है, द्विपार्श्विक व्यापार है। और दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या है, बहुपार्श्विक व्यापार है। जैसे विभिन्न देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या है, बहुपार्श्विक व्यापार है या बहुपक्षीय व्यापार है। यानी विभिन्न देशों, दो से अधिक देश है ना, इस वजह से। और यहाँ पर दो देश है, द्विपार्श्विक मतलब दो देश, और बहुपार्श्विक मतलब दो से अधिक देश, उनके मध्य होने वाला व्यापार। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पसंदीदा जो देश होते हैं उनको MFN का दर्जा दे देते हैं, MFN का दर्जा दे देते हैं। यानी जिस देश से हम अधिक आयात करते हैं या निर्यात करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कर्ज वो टैक्स कम लगाते हैं उसके ऊपर या उससे रियायत देते हैं। इस प्रकार से हम हमारे पसंदीदा जो देश होता है उसको MFN का दर्जा दे सकते हैं। तो बहुपार्श्विक व्यापार और द्विपार्श्विक व्यापार में मुख्य अंतर क्या है, हम देख सकते हैं कि इसमें दो देश होते हैं और इसमें दो से अधिक देश होते हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये
ये शुरुआती काल में आंतरिक व्यापार ही किया जाता था। उसका मुख्य कारण ये था कि लोगों की आवश्यकताएं कम थी उस समय। लोगों की क्या थी? आवश्यकताएं कम थी। और दूसरा, लूटपाट का खतरा होता था और उस समय अधिक संसाधन उपलब्ध नहीं थे हमारे पास। इस वजह से वस्तुओं का आयात निर्यात कम किया जाता था। तो विदेशी व्यापार उस समय प्रचलन में था ही नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, उसके बाद लोगों ने अधिक कीमती वस्तुओं का, आभूषण हुए, रेशम हुआ, मसाले हुए, इनसे संबंधित वस्तुओं का क्या किया उन्होंने? आयात निर्यात व्यापार का कार्य करने लगे। इस वजह से व्यापार क्या हुआ? प्रचलन में आया। ये इसकी एक उपनिवेश के बाद में इस व्यापार का अधिक विस्तार हुआ। जब यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश बनाए, अनेक देशों को अपने गुलाम बनाए, उनके बाद भी इस प्रकार का व्यापार विकसित हुआ। यानी उन्हें अपने माल के लिए कच्चा माल चाहिए था, दूसरा कच्चे माल को बनाने के लिए लेबर चाहिए थी, लेबर के साथ साथ उन्हें अपने तैयार माल के लिए खपत बाजार उपलब्ध करवाने थे। इस वजह से व्यापार की जो वृत्ति है वो हमारे सामने आई। तो हम देखते हैं व्यापार की शुरुआत कैसे हुई। शुरू में व्यापार केवल स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, क्योंकि लंबी दूरी तक व्यापार में लूटपाट का खतरा था। यानी लंबी दूरी का व्यापार था उस समय, उसमें किसका अधिक खतरा था? लूटपाट का अधिक खतरा था। दूसरे संसाधन उपलब्ध नहीं थे हमारे पास उस समय। दूसरी, लोगों की आवश्यकताएं कम थी। आवश्यकताएं इसलिए भी कम थी क्योंकि लोगों के पास आमदनी कम थी और सिर्फ कुछ अमीर लोगों के ही ये शौक होते थे। इस वजह से क्या था? एक सीमित व्यापार था उस समय। दूसरा, ज्यादातर लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र पर ही खर्चा करते थे। यानी अधिकांशतः लोग सिर्फ अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्चा करते थे, जैसे वस्त्र, भोजन, इन पर। तो उनकी आवश्यकताएं वहीं से पूरी हो जाती थी, उन्हीं क्षेत्रों में से, जिन क्षेत्रों में वे निवास करते थे, उन्हीं क्षेत्रों से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। केवल अमीर लोग ही महंगे आभूषण व वस्त्र खरीदते थे। यानी अमीर कौन? उस समय जो राजा महाराजा थे, उच्च वर्गीय लोग थे, वही क्या करते थे? सिर्फ आभूषण और वस्त्र खरीदते थे। उस समय जो व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त नहीं थे या किसी कार्य से संबंधित कार्य करते थे, वह सिर्फ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे। इस वजह से व्यापार का इतना प्रचलन नहीं था उस समय। प्राचीन रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभ माना जाता है। क्या माना जाता? आरंभ माना जाता है, जो चीन को रोम से जोड़ने का कार्य करता है। किसको? चीन को रोम से जोड़ने का कार्य करता है, सिल्क रूट बोलते हैं। वह क्या है? प्राचीन रेशम मार्ग, जिससे भारत के ग्रांड ट्रंक रोड को बोला जाता है, वो भी किसका भाग है? प्राचीन रेशम मार्ग का ही एक भाग है, जो आरंभ माना जाता है, जो रोम को चीन से जोड़ने वाला 6000 किमी लंबा मार्ग रहा है। यानी ये प्राचीनतम मार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 6000 किमी। और ये किन को जोड़ता है? रोम को चीन से जोड़ता है, या चीन को रोम से जोड़ने का कार्य करता है। यानी एशियाई देशों को यूरोपीय देशों से जोड़ने का कार्य करता है। ये कौन सा? सिल्क रूट, रेशम मार्ग।
इसके बाद में व्यापार की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ से क्या किया जाता था, चीन से तो रेशमी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था और यूरोप से आभूषण या अस्त्र शस्त्र वस्तुएं आयात की जाती थी और यहाँ से निर्यात की जाती थी। 15वीं शताब्दी से यूरोपीय उपनिवेशवाद, देखिए उपनिवेशवाद का मतलब ये अपने जो गुलाम देश बना रखे थे यानी जिन पे अधिकार था, जैसे भारत में अंग्रेजों का गुलाम रहा, उपनिवेशवाद है। जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं वो उन्हीं देशों के होते हैं जो कभी ना कभी किसी देश के गुलाम रहे हो। इस प्रकार उपनिवेशवाद यानी ये वह देश क्या है, इनके गुलाम है, जैसे डच है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज है, इनके गुलाम देश थे। अनेक अफ्रीकी देश और एशियाई देश अपने इनके गुलाम थे। तो 15वीं शताब्दी से यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ, यानी इन्होंने क्या किया, अपने गुलाम बनाने शुरू किए। शुरू होते ही वस्तुओं के व्यापार के साथ ही दास प्रथा, दास व्यापार भी शुरू हुआ, जो 19वीं शताब्दी में जाकर बंद हुआ। यानी ये व्यक्तियों को खरीद लेते थे और उनको अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करवाए जाते थे उनके द्वारा, दासों के द्वारा। और इन दासों को ये क्या करने लगे, यहाँ से पकड़ के अमेरिका भेजने लगे, अफ्रीकी देशों से पकड़ के उन्हें कहाँ भेजने लगे, अमेरिका महाद्वीप में, जो नया महाद्वीप खोजा गया था उसमें, यहाँ से उन्हें वहाँ भेजने लगे और वहाँ पर अनेक प्रकार के बागवानी कृषि कार्य करवाए उन लोगों से। तो दास प्रथा क्या होती है, यानी जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन्हें खरीदने का ये व्यापार प्रचलित था उस समय। और ये कब समाप्त हुआ, 19वीं शताब्दी में जाकर बंद हुआ। ये औद्योगिक क्रांति के बाद वस्तुओं के रूप में, औद्योगिक क्रांति के बाद वस्तुओं के रूप में कच्चे माल व तैयार माल की मांग बढ़ी। यानी कि देखो सभी देशों के प्राकृतिक संसाधन समान नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं, जलवायु अलग प्रकार की है, जनसंख्या अलग प्रकार की है, ऐसे अनेक कारक हैं जो व्यापार को प्रभावित करते हैं। वहाँ की अवस्थिति, वहाँ की जलवायु, वहाँ की सरकार की नीतियाँ, भौगोलिक स्वरूप, जनसंख्या, परिवहन नीतियाँ, ऐसे अनेक प्रकार व्यापार को प्रभावित करते हैं। तो जिन देशों के पास पर्याप्त रूप से कच्चा माल है तो वहाँ से क्या करते हैं, औद्योगिक देश से जो आयात करते हैं और उन्हें तैयार माल को निर्यात करते हैं, यानी निर्माण की प्रक्रिया से गुजरने के बाद वह उन्हें निर्यात करने का कार्य करते हैं। जैसे मैंने जापान का उदाहरण दिया था आपको कि जापान में लोहा कच्चा है, इसको प्राप्त नहीं होता, फिर भी वह लोहे मशीनरी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किसके दम पर वह आयात करता है लोहा और तैयार माल निर्यात करता है। इसी प्रकार से औद्योगिक क्रांति के बाद वस्तुओं के रूप में कच्चे माल के रूप में आयात किया और तैयार माल के रूप में निर्यात किया जाने लगा, यानी कच्चे माल की और तैयार माल की मांग बढ़ने लगी। कब, औद्योगिक क्रांति के बाद। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कब, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार बहुत से देशों ने व्यापार कर लगाया, यानी टैक्स लगाया। क्या लगाया, टैक्स लगाया। बहुत से देशों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापार कर लगाए, यानी टैक्स लगाया, जिसके बाद गेट की स्थापना की गई। फिर गेट क्या हुआ, असफल हुआ, जैसी संस्था बनी गेट क्या हुआ है, सफल हो गया, यानी यह उन पे लगाम नहीं लगा सका। जिन देशों, जो देश टैक्स अधिक लगाते थे उन पे लगाम नहीं लगा सका। उसके बाद WTO की स्थापना की गई,
जो बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO बन गई। यानी गेट को ही क्या बना दिया गया, विश्व व्यापार संगठन। अनेक देशों ने क्या किया कि दूसरे देशों पर टैक्स लगा दिया अनेक प्रकार के, तो वहां से किसी प्रकार की वस्तु आयात करते तो वो बहुत ज्यादा महंगी होती, इस वजह से वहां से उस देश में उस प्रकार की वस्तुओं का आयात ही नहीं किया जाने लगा। तो जहाँ जिस देश में उस प्रकार की वस्तुएं बनती थी उनके बाजार ठप होने लगे, दूसरे जहाँ पर मांग थी वहां पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी। इस वजह से WTO एक संगठन हमारे सामने आया, विश्व व्यापार संगठन। इस प्रकार से व्यापार का जो प्राचीन इतिहास है वह यह है, और आज देश विदेश हर देश अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक देश से दूसरे देश पर निर्भर होते जा रहे हैं। यानी एक देश से दूसरे देश आयात और निर्यात के कार्य करते हैं, और ये दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार का क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और राष्ट्रीय व्यापार क्या कहलाएगा, आंतरिक सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। उसमें हमने देखा द्विपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार का मतलब क्या है कि दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार द्विपार्श्विक या द्विपक्षीय व्यापार है। और बहुपक्षीय व्यापार क्या है, जिसमें दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या है, बहुपक्षीय व्यापार है। इसमें हम MFN का दर्जा भी दे सकते हैं किसी भी देश को, यानी हमारा जो पसंदीदा देश हो उसको इस प्रकार का दर्जा दे सकते हैं, उसको अनेक प्रकार की सहूलियत मिलती है MFN का दर्जा देने के बाद, जो हम इसी पार्ट में आगे देखेंगे। इनको इन दोनों को भी देखेंगे, गेट और W